तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों, जो लोग हमारी चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक, तो कल हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था कि संविधान कैसे बनी थी संविधान सभा, और संविधान सभा जो बनती है वो फिर आपके संविधान का निर्माण करती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके संविधान का निर्माण हो जाता है वहाँ पर, और फिर धीरे धीरे आपके संविधान का जैसे निर्माण होता है फिर वैसे आपकी कह सकते हैं प्रस्तावना बनती है। इस तरीके से आगे की प्रक्रियाएँ बहुत सारी चलती हैं। तो अब हमें जो है ना प्रस्तावना पढ़ने, संविधान सभा पढ़ने के बाद हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए संविधान के बारे में कि संविधान होता क्या है, लोकसभा क्या होती है, संसद क्या होती है, विधानमंडल क्या होता है। इसके बारे में हमें सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हमको समझ में भी आएगा। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, संविधान की एक बेसिक सी जानकारी हम लेकर के चलेंगे कि कैसे क्या संविधान बना था, कहाँ पर कौन सी चीज़ें होती, कौन सी चीज़ें नहीं होती। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि हमारे देखिए देश में जो है ना एक संसद है। क्या है? संसद है। मतलब हमारे देश में एक संसद है जो हमारे देश में कानून का निर्माण करती है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? संसद का कानून का निर्माण करना। वैसे आपके देश में, आपके राज्य में जो है ना वो क्या होता है? विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल आपके राज्य में होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी संसद देश में काम करती है वैसे आपके राज्य में विधानमंडल काम करता है। सीधे सीधे स्पष्ट बातों में अगर हम कहें कि जो आपका विधानमंडल होता है ये प्रत्येक राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? प्रत्येक राज्य में उपस्थित होता है। लेकिन जो आपकी संसद होती है ये देश में एक है, केवल और केवल देश में क्या है? एक है। समझ में आई बात? तो अब क्वेश्चन जो है ना बहुत डीपली पूछा जाता है यहाँ से। अब वो दिन गए जो पूछा जाता है कि संसद का अनुच्छेद क्या होता है, विधानमंडल का अनुच्छेद क्या होता है, ये आपसे बहुत कम पूछता है। नॉर्मल केस में आप अगर बीएड वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या पुलिस का देने जा रहे हैं तो आपसे पूछ देता है कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। लेकिन आप अगर अच्छे लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएसआई का, लेखपाल का, या जो आपके आने वाली वैकेंसियाँ हैं यूपी ट्रिपल एससी की जो कि पीईटी के तहत भरी जानी है उनके तहत आते हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं संविधान से। तो देखिए, सबसे पहले बात ये आपसे करता है कि जो आपकी संसद है, इस संसद को, ये संसद कहाँ पर बनी है? तो संसद जो है वो आपकी कहाँ पर बनी है? दिल्ली में बनी है। समझ में आई बात? कहने का मतलब है कि जो संसद है वो आपकी दिल्ली में बनी हुई है। और ये जो आपकी संसद है, ये संसद का आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का वास्तुकार कौन है। वास्तुकार की बात करते हैं कि संसद का वास्तुकार कौन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे बात करते हैं कि संसद का वास्तुकार कौन होता है, तो हमें लिखता है लुटियंस। लुटियंस नाम का एक व्यक्ति होता है जिसे एडवर्ड लुटियंस बोलते हैं, या सीधे शब्दों में हम लुटियंस लिख सकते हैं। लुटियंस और इनके साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर नाम का एक व्यक्ति था जो कि इन दोनों ने हमारी संसद की क्या की थी? संसद का एक कह सकते हैं वास्तुकारी की थी। कहने का मतलब संसद का डिजाइन किया था। लेकिन बात यहाँ तक नहीं, आपसे पूछा जाता है कि संसद की नींव कब रखी थी। मतलब कहने का है कि संसद की नींव कब रखी गई, मतलब संसद को बनाने का काम शुरू कब किया गया। देखिए कितने डीप क्वेश्चन जाता है। तो यहाँ से 1921 का समय होता है और उस समय हमारी संसद की जो नींव रखी गई थी, रखी किसने थी ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर संसद की जो नींव होती है डाक्यू ऑफ कनाड नाम के व्यक्ति ने रखी थी। किसने रखी? डाक्यू ऑफ कनाड नाम के व्यक्ति ने हमारी संसद की कह सकते हैं नींव रखी थी। मतलब बनवाने का काम जो है वो 1921 में डाक्यू ऑफ कनाड नाम के व्यक्ति ने की थी। समझ में आई बात? लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि संसद जो है ना इसका उद्घाटन किसने किया था, तो संसद की अगर हम उद्घाटन की बात करते हैं तो 1927 में लॉर्ड इरविन नाम का व्यक्ति होता है, इसने आपकी संसद का उद्घाटन किया था। क्या किया था? उद्घाटन किया था। उद्घाटन का मतलब ये होता है कि इसको
यहाँ पर काम शुरुआत कर दी गई। मतलब यहाँ पर कुछ लोगों की आने जाने की, जो भी उस समय विधानमंडल हुआ करता था, केंद्रीय विधानमंडल, तो उनकी बैठकें होने लगी थी संसद में। समझ में आई बात? कब? तो 1927 में ये क्या हुई, मतलब इसकी नींव रखी गई और बना दिया गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक नहीं, और ही डीपली जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि संसद भवन किसकी फूहड़ नकल है, मतलब किसको देख करके संसद भवन को बनाया गया है। तो याद रखें, अगर जिस व्यक्ति को भी पता हो वो कमेंट्स बॉक्स में इस बात को लिखे कि हम संसद किसको देख करके बनाई गई। ठीक, अवश्य लिखें आप कमेंट्स में लिख करके। तो देखिए, वैसे हम भी बताते हैं आपको कि कह सकते हैं कि संसद भवन जो है इसको किसको देख करके बनाया गया। अगर हम संसद की बात करते हैं कि संसद भवन किसको देख करके बनाया गया, तो आपके मध्य प्रदेश के मुरैना नामक एक स्थान पड़ता है। मुरैना नामक स्थान से एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम है 64 योगिनी का मंदिर। किसका मंदिर? 64 योगिनी का मंदिर। ये मंदिर जो मिलता है, उस मंदिर को देख करके ही आपकी संसद भवन को बनाया गया। कहने का मतलब यही हुआ कि जिस तरीके से आपकी संसद भवन बनाई गई है, उस तरीके से आपका मध्य प्रदेश में एक 64 योगिनी का मंदिर मिलता है जिसको देख करके ये बनाया गया था। ठीक, कहने का मतलब है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता। ताजमहल की फूहड़ नकल किसे, मतलब किस बिल्डिंग को कहा जाता है या किस इमारत को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। किस इमारत को कहा जाता है? तो देखिए, ताजमहल जो था वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन शाहजहां ने इस बिल्डिंग को तो बनवाया था, ताजमहल को, लेकिन ताजमहल की जैसी एक और इमारत बनी है, उस इमारत का नाम क्या है, आपसे ये पूछता है। और किस शासक ने बनवाया था, ऐसा भी पूछ सकता है आपसे भविष्य में। देखिए, ताजमहल की फूहड़ नकल हम बीबी के मकबरे को कहते हैं। किसको? बीबी के मकबरे को कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब बीबी का मकबरा जो होता है वो एक, कह सकते हैं कि ताजमहल के ही तर्ज पे बनवाया गया। लेकिन बनाया किसने था, मतलब किस शासक ने बनवाया था? इसे तो किसने? शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीबी के मकबरे को, तो बीबी के मकबरे को औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बीबी के मकबरे को बनवाया था। कहाँ बना है? तो आपको यही बताना है कि ये आगरे में बना है। समझ में आई बात कुछ? तो बीबी का मकबरा आगरा में बना है, और किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। लेकिन याद रखें, जैसे आपसे कहा जाता ताजमहल का वास्तुकार कौन था? अहमद लाहौरी। क्या कहते हैं हम? अहमद लाहौरी। वैसे ही आपकी संसद का वास्तुकार कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। समझ में आई बात? इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। देखिए भाई, ये आपकी यहाँ तक संसद हो जाती है। जिसने नोट कर लिया हो तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखें, अब हम लोग आगे एक, मतलब क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है। अगर वास्तुकारों की बात करते हैं तो एक बिल्डिंग और मिलती है जिसे हम वास्तुकारों के रूप में जानते हैं। देखिए, कौन वास्तुकार के रूप में देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति भवन के बारे में। क्या मतलब? राष्ट्रपति भवन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन राष्ट्रपति भवन से ये बनता है कि राष्ट्रपति भवन बना कहाँ है? तो दिल्ली पर बना। कहाँ पर बना है? मतलब दिल्ली में बना हुआ है। समझ में आई बात? लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछता दिल्ली में बना, ये तो सबको ही जानता है कि भाई राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों पे बना है? भाई, भारत का सर्वोच्च जो है पद, वो कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति ही किसी पहाड़ियों पर बस गया तो फिर देश का क्या हाल होगा, ये लोग सोचने लगते हैं। तो दिल्ली में क्या पहाड़ियाँ हैं? बिल्कुल यस, आपकी पहाड़ियाँ हैं। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो भवन बना है वो रायसेन की पहाड़ियों पर बना है। किसकी पहाड़ियों पर? रायसेन की पहाड़ियों पर। रायसेन की पहाड़ियों पर हमारी, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति भवन बना हुआ। ठीक, क्या अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा निवास स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा निवास स्थल ये आपका राष्ट्रपति भवन है।
मतलब इतना बड़ा ये विकास एक कह सकते हैं इमारत बनी है जिसमें अभी मतलब भारत की इतनी बड़ी किसी भी व्यक्ति की, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की इमारत नहीं है जिसमें वो रहता हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की सबसे बड़ी इमारत किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति भवन को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, क्या कहता है कि मुगला गार्डन कहाँ पर स्थित है? एक गार्डन बना हुआ है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगला गार्डन कहाँ पर है। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है कि मुगला एक बहुत बड़ा गार्डन है, मतलब एक पार्क है जो एक गार्डन के रूप में जाना जाता है। और ये मुगला गार्डन भी कहाँ पर बना है? मतलब राष्ट्रपति भवन के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन के अंदर आपका क्या बना हुआ? मुगला गार्डन ये बना हुआ। ठीक, बात समझ में आई। लेकिन यहाँ तक नहीं, अभी हमें कहाँ चलना? वास्तुकार के रूप में हम लोग बात कर रहे थे। तो राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कह देना है कि राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार है वो एडवर्ड लुटियंस है। एडवर्ड लुटियंस को राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कहा जाता है। लेकिन अभी हमने संसद के बारे में पढ़ा था, तो संसद में दो व्यक्ति थे। कौन कौन व्यक्ति थे? एक तो आपका कौन आ जाता है? हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं केवल, तो लुटियंस ही नाम का व्यक्ति होता है जो आपके संसद का वास्तुकार माना जाता है। समझ में आई बात? तो इतना नोट करें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, राष्ट्रपति भवन बना कहाँ है? दिल्ली में बना है। किन पहाड़ियों पर बना है? तो रायसेन की पहाड़ियों पर। सबसे बड़ा निवास स्थल किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति भवन को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से और भी बन सकता है कि भारत का, कहता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक की अगर हम बात करें तो आपका राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक को माना जाता है। लेकिन याद रखना, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन? तो राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। लेकिन आपके भारत का, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा। और ये जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। मतलब आपकी जो वायु सेना होती है, और जो आपकी थल सेना होती है, और जो आपकी जल सेना होती है, इन तीनों सेनाओं का सेनापति भी कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। लेकिन याद रखना, अब एक और पद बना दिया गया अभी भारत में, मतलब 2019 में ही एक पद का सृजन किया गया जिसे चीफ ऑफ डिफेंस के नाम से जाना गया। ये जो पद होगा वो आपके राष्ट्रपति से नीचे वाला पद होगा, और ये वो जो व्यक्ति होगा वो तीनों थलों मतलब तीनों सेनाओं का एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। ठीक, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस कहा गया। और इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति प्रथम जो है वो बिपिन रावत है। कौन है? बिपिन रावत को प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में बनाया गया। ठीक है, बिपिन रावत ये आपके चीफ ऑफ डिफेंस प्रथम बने। समझ में आई बात? तो इतना नोट करें, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आशा करते हैं नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे की ओर। देखिए भाई, अब हम लोग अभी संसद के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब संसद क्या होती है, विधानमंडल क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। कहने का मतलब है कि संसद का वास्तुकार हमने देख लिया, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार देख लिया, संसद कहाँ बनी है, विधानमंडल कहाँ बनी है। देखिए, अगर हम विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानमंडल आपके प्रत्येक राज्य में बनता है। हमने बताया आपको कि जितने भी राज्य हैं, आपके कितने राज्य हैं भारत में, कितने राज्य हैं प्रेजेंट टाइम में? तो प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उपस्थित है। तो कहने का मतलब है कि 28 राज्यों में आपका विधानमंडल मिलेगा। लेकिन अलग अलग शर्तें होंगी कि विधानमंडल किसमें 1-2 सदनीय होगा, किसमें 3 सदनीय होगा, इस बात को देखना होगा। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका विधानमंडल है वो प्रत्येक राज्य में मिलेगा। तो हम लोग जहाँ रहते हैं उसके उस राज्य का ही विधानमंडल पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब है कि हम उत्तर प्रदेश का ही विधानमंडल को पढ़ेंगे। तो आपसे ये कहा जाता है कि विधानमंडल का वास्तुकार कौन था, या विधानमंडल की नींव कब रखी गई थी। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन कब बना, तो आप लिख लेना है आपको कि 1929 में राष्ट्रपति भवन जो था वो बन गया था। ठीक, लेकिन अगर हम विधानमंडल की बात करते हैं तो इसकी नींव 1922 में रखी गई थी। कब रखी गई? 1922 में। रखी किसने थी? तो याद रखना, हरकोट बटलर ने रखी थी। हरकोट बटलर ने
इसकी नींव रखी थी। समझ में आई बात। लेकिन अगर आपसे कहा जाए ये बनकर के कब तैयार हुआ, तो 1929 में ये भी बनकर के आपका विधानमंडल तैयार हो जाता है। लेकिन है कहाँ विधानमंडल, तो आपको बताना है लखनऊ में। आपका विधानमंडल जो है वो लखनऊ में है। लेकिन कहाँ का विधानमंडल, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कहाँ है, तो लखनऊ में। समझ में आई बात। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, तो इसलिए इसका विधानमंडल कहाँ बना दिया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि विधानमंडल का वास्तुकार कौन है भाई, तो आपको जैकब और हीरा सिंह, ये दो व्यक्ति जो हैं वो इसके वास्तुकार थे। किसके, विधानमंडल के। ये जो विधानमंडल है वो हमारा उत्तर प्रदेश में है और कहाँ पर बना है, तो लखनऊ में बना है। इतनी बातें हमें देख करके चलनी है। और ये वास्तुकार वगैरह के बारे में, या स्थापना कब होती है, कब रखी जाती है, किसने नींव रखी होती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। यूपी SSS इस बात को बहुत बार बार पूछता है कि राष्ट्रपति भवन किसकी फूहड़ नकल है, ताजमहल किसकी फूहड़ नकल है ना, ताजमहल को देख करके कौन सी बिल्डिंग बनाई गई। तो कहने का मतलब है, जैसे एक क्वेश्चन अभी उसमें पूछा गया था यूपी SSS का, जो 2016 का क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति भवन किसकी फूहड़ नकल है। देखिए अब क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ये अभी हमने नहीं बताया था आपको कि राष्ट्रपति भवन किसकी फूहड़ नकल है। मतलब जैसे संसद को देख करके बनाया गया था, किसको, 64 योगिनी का मंदिर। और ये 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के मुरैना नामक स्थान पर। लेकिन राष्ट्रपति भवन किस बिल्डिंग को देख करके बनाया गया और ये किसकी फूहड़ नकल माना जाता है, तो आपको ये बताना है कि आपका जो सांची का स्तूप है, क्या है, सांची का स्तूप, ये सांची के स्तूप को देख करके ही हमारे राष्ट्रपति भवन को बनाया गया। समझ में आई बात। कहने का मतलब है कि सांची के स्तूप को देख करके हमने राष्ट्रपति भवन को बनाया। और ये सांची का स्तूप है कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के एक स्थान पड़ता है, वहां पर ये स्थित है। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो याद रखना अशोक ने बनवाया था। एक अशोक शासक था और ये मौर्य वंश से संबंधित था। किस वंश से, मौर्य वंश से ये संबंधित था अशोक। और ये जो अशोक था ये बौद्ध धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। तो इसने, कहने का मतलब ये है कि सांची का स्तूप जो था बौद्धों का पवित्र स्थल माना जाता था। मतलब जब कोई बौद्ध भिक्षु जो हुआ करता था या बौद्ध विद्वान हुआ करता था, जब उसकी डेथ हो जाती तो उस दौरान उसके कब्र जो बनाई जाती थी उसे बौद्ध स्तूप कहा जाता था। और ये बौद्ध स्तूप एक पवित्र स्थल बौद्ध धर्म में माना जाता है। इसे बनवाया किसने था, तो हमें ये बताना है कि अशोक शासक ने इसे बनवाया था। और अशोक शासक किस वंश से संबंधित था, तो मौर्य वंश से। किस धर्म को ग्रहण किया था उसने, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। तो आगे की ओर अब हम लोग चलते हैं। इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए भाई देखिए ज़रा, अब हम आगे की ओर चलते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखें अब हम आगे की ओर चलते हैं तो हमें वही चीज़ पढ़ा रहे थे कि संसद क्या होता है या विधानमंडल क्या होती है, इसके बारे में देख रहे थे हम लोग, है ना। तो संसद और विधानमंडल के बारे में देखना है। कहने का मतलब ये है कि संसद जो है वो 3 पार्टों से मिलकर के बनी है और आपका विधानमंडल भी जो है ना वो 3 पार्टों से मिलकर के बना है। समझ में आई बात है। देखिए अभी हमने वही चर्चा की कि जो विधान संसद होती है ये आपके देश में है और विधानमंडल जो है वो राज्य में है। कहने का मतलब है कि जैसे देश में आपकी संसद काम करती है वैसे राज्य में आपका विधानमंडल काम करता है। ये बिल्कुल फिक्स है। मतलब अगर इसके 3 पार्ट है तो उसके भी 3 पार्ट होंगे। ठीक है, बात समझ में आई। मतलब जैसे आपके राज्य में ये काम करेगा वैसे आपका ये देश में काम करेगा, बस फर्क इतना है। ठीक है, लेकिन ये 2800 राज्यों में मिलेगा और ये केवल एक मिलेगा आपको। देखिए इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने सदन होते हैं आपसे कहा जाता है। तो संसद की अगर हम सदन की बात करें तो इसमें 3 सदन होते हैं। एक तो लोकसभा सदन होता है और एक आपकी राज्यसभा सदन होती है। फिर आपसे कहा जाता है यहाँ पर राष्ट्रपति। देखिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जो राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का सदस्य होता है। मतलब कहने का मतलब है संसद का सदस्य नहीं होता, संसद का एक सदन माना जाता है। मतलब संसद में कितने सदन, तो हमें ये बताना होता है 3 सदन होते हैं। लेकिन हमने संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली है, आपसे कहा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो आप ये बताते हैं कि ब्रिटेन से ली गई है।
कहने का मतलब है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में जो था ना, वो संसद का कोई भी सदन, मतलब राष्ट्रपति जो होता था वहां पर तो संसद में था ही नहीं राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब है कि किसी भी देश में आप चले जाएं तो राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं, मतलब संसद का सदन नहीं होता है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रपति जो होता है वो किसका सदन होता है, एक संसद का सदन माना जाता है, एकमात्र देश है। जबकि ब्रिटेन में हमने ये जो शासन प्रणाली ली संसदीय, यहाँ पर ब्रिटेन में राष्ट्रपति संसद का सदन नहीं माना जाता है, लेकिन भारत में इस प्रकार का प्रावधान उपस्थित है। समझ में आ गई होगी आपको लोगों को बात, ठीक है। तो भारत में मतलब संसद के 3 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं? तो एक लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो आपको बताना संसद के 3 सदन होते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए कि कितने सदनात्मक होती है संसद, तो आपको ये लिखना है कि संसद में कितनी सदनात्मक होती है। तो संसद 2 सदनात्मक होती है। कितने? 2। अगर हम सदन की बात करते हैं तो लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों सदन जोड़े जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सदनात्मक की, तो हमें लोकसभा और राज्यसभा को ही केवल जोड़ना होता है, राष्ट्रपति को नहीं जोड़ते हम। कब? जब हम सदनात्मक की बात करते हैं। समझ में आई बात? ठीक, ओके। देखिए जरा, वैसे ही अगर हम यहाँ की ओर चलते हैं विधानमंडल की ओर, तो विधानमंडल के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर एक पहला पार्ट होता है विधानसभा। क्या होती है? विधानसभा। फिर इसके बाद में दूसरा पार्ट होता है विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। विधान परिषद मिलता है। तीसरा पार्ट हमें क्या मिलता है? तो राज्यपाल मिलता है। कौन मिलेगा? राज्यपाल हमें तीसरा पार्ट मिलता है। किसका? विधानमंडल का। ठीक, तो जब हम इतनी बात करते हैं तो बिल्कुल वही सेम प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पे इसके अगर आपसे पूछा जाए कि विधानमंडल के कितने सदन होते, तो आपको सदन की बात करनी है, तो वही कितने सदन? तो 3 सदन। लेकिन विधानमंडल कितने सदनात्मक है? अगर हम सदनात्मक की बात करते हैं तो सदनात्मक में अगर हम लेकर के आते हैं तो 2 सदनात्मक होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी हम राज्यपाल को छोड़ देते हैं सदनात्मक के रूप में जब ऐड करते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो देखिए आगे अगर हम चलते हैं तो ये सदनात्मक हो जाती है और ये संसद हो जाती है। मतलब 3 सदन इसके होते हैं और ये होता है। देखिए जरा आगे की ओर। लेकिन अब हम जब आगे की ओर चलते हैं तो बस होता क्या है, एक आर्टिकल याद रखना होता है हमें। कितना? एक। किसका? वो भी संसद का। ठीक, कि संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में, और बाद बाकी याद कराने की मेरी जिम्मेदारी। हम लोग संसद का अगर अनुच्छेद लिखते हैं तो 79 अनुच्छेद लिखते हैं। मतलब संसद का जो आर्टिकल है वो 79 है। मतलब संसद का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो आपको ये बताना है कि 79 अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया। ठीक, बात समझ में आई? तो देखिए कई यूट्यूब वाले जो होते हैं ना, वो आपको रटाने का काम करते हैं, या कहीं भी आप कोचिंग में जाते हैं तो आपको आर्टिकल जो होते हैं वो रटाने का काम किया जाता है। लेकिन हम आपको रटाएंगे नहीं, हम आपको सिखाते हैं। ठीक है ना? आप कहीं पर भी यूट्यूब में ऐसा संविधान जो पढ़ा रहे हैं हम, वैसा आप पढ़ के कहीं देखिएगा। कोई भी अगर आपको पढ़ाता हो ऐसा, ये मेरा चैलेंज है। मतलब यूट्यूब में जो हम संविधान पढ़ाएंगे वो उसका आधा नहीं पढ़ाता होगा कोई। ठीक है, तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं उसको पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। आइए, तो हम लोग संसद को पढ़ रहे थे, और संसद में क्या पढ़ रहे थे? संसद में मतलब जो संसद का उल्लेख मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? 79 आर्टिकल में मिलता है। जब हम 79 आर्टिकल में पहुंचते हैं तो संसद का हमें उल्लेख मिलता है। अब आपसे बात आती है कि विधानमंडल का आर्टिकल कौन सा है, मतलब विधानमंडल का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया। तो देखो सीधे सीधे हम शब्दों में हमें क्या करना है, मतलब इसकी ट्रिक है आपको याद करने की। तो आपको क्या करना है? 79 लिखना है, इससे 11 घटाओ, कितना बचा? आपको 68 बचा। मतलब यहाँ से घटाएंगे 8 और इससे घटाएंगे 6, मतलब 11 घटा दो, 1 आगे लगा दो। कहने का मतलब है कि मतलब आपने 79 लिखा, इससे 11 घटाया, 1 आगे लगाया, तो 168 अनुच्छेद जो आया वो आपका किसका आ गया? विधानमंडल का आ गया। मतलब 168 अनुच्छेद में आपके विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। देखिए अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब अगर देखिए इसके निकालने का दूसरा भी एक तरीका है। अगर आपको ये 11 घटाना 1 आगे लगाना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या? कि 79 लिखिए और 89 ऐड कर दीजिए। ठीक, तो देखिए 9 9 18, 8 7 15, 1 16। आपको कुछ नहीं करना, ना 1 आगे लगाना ना 1 पीछे से हटाना है। समझ में आई बात है? तो आप या तो फिर 11 घटा के 1 आगे लगा दो, या फिर आप सीधा के सीधा क्या करना है? आपको 89 ऐड कर देना है। तो आपका किसका अनुच्छेद आएगा? विधानमंडल का आ जाएगा। मतलब कहने का है कि अगर हम जिस पार्टी से जो भी अनुच्छेद लेंगे वो उसका निकल करके आएगा। ये 100% है।
ठीक है, तो देखिए जरा, आइए तो अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो और अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अब हम लोग संसद के अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं तो 79 अनुच्छेद से हमें यहाँ पर मिलता है राज्यसभा का आर्टिकल अनुच्छेद 80। मतलब कहने का है ये कि इस राज्यसभा का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 80 में किया गया, ये बात हमें देखनी है। ठीक, आइए आगे। फिर आगे की ओर चलते तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 79, 80 और 81, मतलब लोकसभा का उल्लेख जो मिलता है वो हमें 81 आर्टिकल में मिलता है। समझ में आई बात। फिर अगर हम विधानमंडल की से चलते हैं तो 79 ऐसे लिखा है, 68 लिखा, तो इसमें भी हम 169 लिख सकते हैं और 170 यहाँ पर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने लोकसभा को देखा, जैसे लोकसभा देश में काम करेगी वैसे आपकी विधानसभा काम करेगी। जैसे आपके देश में राज्यसभा काम करती है वैसे आपके देश में कह सकते हैं विधान परिषद काम करती है। और जैसे आपके देश में राष्ट्रपति काम करता है वैसे आपके राज्य में राज्यपाल काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि ये राज्य में होता है और ये देश में होता है, बस फर्क इतना ही है, लेकिन करेगा वो राज्य में और ये देश में करेगा। समझ में आई बात? देखिए अब अगर हम बात करते हैं तो ये 11 घटाने वाला सिस्टम पहले समझें। जैसे हमने 80 लिखा, अगर लोकसभा का अनुच्छेद उठाएंगे तो विधानसभा का निकलेगा, राज्यसभा का उठाएंगे तो विधान परिषद का, मतलब बीच वाले पार्ट को उठाएंगे तो बीच वाले का अनुच्छेद, अगर बगल वाले का अनुच्छेद उठाएंगे तो बगल वाले का अनुच्छेद निकलेगा। देखिए जैसे हमने 80 लिखा और अभी हमने आपसे बताया था कि राज्यसभा को लिखा हमने बीच वाले पार्ट को, और इससे 11 घटा दो। ठीक, तो कितना आया? यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर कितना हो गया? 6 आ गया और 1 आगे लगा दिया। कहने का मतलब 11 घटाया, 1 आगे लगाया, तो कितना अनुच्छेद निकला? 169। हमने राज्यसभा से घटाया था तो किसका अनुच्छेद निकलेगा? विधान परिषद का। निकला कि नहीं? निकल गया। अगर आपको हमने वही बताया कि अगर आपको 11 घटाना 1 आगे लगाना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कैसे? मतलब 80 लिखें और आप 89 ऐड कर दें, कुछ नहीं आपको हटाना घटाना, तो क्या करना है? 9 और 8 8 16, सीधे 169 जो है वो आपका आर्टिकल आ जा किसमें? विधान परिषद में। कहने का मतलब है कि जो आपकी विधान परिषद है उसका अनुच्छेद कितना है? 69। आप अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप 11 घटा के या 89 ऐड करके लगा सकते हैं, किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप आगे चलें, जब हम आगे चलते हैं ना तो अब आगे की ओर जैसे हमने देखा लोकसभा को लिया, लोकसभा का आर्टिकल कितना? 81। 11 घटाइए आप, देखिए 0 आया, यहाँ आया 70, मतलब 11 घटाया 1 आगे लगाया, तो आपका कितना है? 170 आर्टिकल आ गया। और हमने लोकसभा का 81 आर्टिकल लिया था तो किसका निकला? हमारे विधानसभा का आर्टिकल निकला। तो कहीं ना कहीं ये हमारे आर्टिकल इस रूल से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अन्य कोचिंगों में आप जाएंगे या अन्य यूट्यूब पे पढ़ेंगे आप तो आपको केवल रटाने का काम किया जाता है और हम आपको क्या करेंगे? सिखाने का काम करेंगे। समझ रहे बात को? आप समझिए जरा। या आप ऐसा करें कि 81 लिखा है, 81 में आपको क्या करना है? 89 ऐड करने के लिए बोला था, 89 ऐड कर दो। 9 1 10, 8 8 16, 1 17 आया 170। कहने का मतलब है कि हमने लोकसभा का आर्टिकल लिया तो विधानसभा का आर्टिकल निकल के आया। ठीक, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि 11 घटाना है और या अगर 11 घटा के 1 आगे लगाना है, या अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करना है? आपको 89 सीधे के सीधे ऐड कर देना और आपका आर्टिकल सीधा निकल आएगा राज्य के बारे में। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल होते हैं जो आपके केंद्र से संबंधित होते हैं और राज्य का अगर आर्टिकल निकालना है हमें तो 11 घटा के 1 आगे लगा दे तो हमें कहीं ना कहीं वो आपके राज्य के पार्टिकल मिल जाते हैं आर्टिकल के बारे में। जैसे हम लोग देखते हैं एक 75 आर्टिकल है और इसमें आपके बताया गया कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ऐसी बात की जाती है। लेकिन अगर हम इसमें 11 घटा देते हैं ना, 11 घटा के 1 आगे लगा दें तो ये क्या बचा? 4 और यहाँ पर क्या आया? 6, तो 1 यहाँ लगाया, मतलब 164 में आपके मुख्यमंत्री का उल्लेख मिल जाता है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो अनुच्छेद होते हैं वो इनसे संबंधित होते हैं और आपको रटाया जाता है। समझ में आ रही बात को? लेकिन आपको हमारे चैनल से सीधा सीधा आपको याद कराया जाएगा। देखिए जरा, अब हम कुछ और आगे की ओर चलते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा भी कि इसका आर्टिकल 80 होता है और इसका आर्टिकल आपका कितना होगा? 170 होता है, 169 होता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, तो आपको सीधा बताना है कि 52 से लेकर के 62 तक आपका आर्टिकल मिलता है जिसमें राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। लेकिन अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो 153 में ये कहा गया कि भारत का एक राज्य मतलब प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो अब हम लोग इतनी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब हम और आगे की ओर चलते हैं तो थोड़ा थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जो लोकसभा है ये आपका क्या होता है? भंग हो जाता है।
कहने का मतलब है कि लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन। वैसे ही आपको इसको राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन। समझ में आई बात? अगर हम यही क्यों कहते हैं इसका रीजन समझेंगे अभी थोड़ी, लेकिन फिर और अगर हम आगे की बात करते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा भी आपका क्या होता है? निम्न सदन होता है। जैसे हमने बताया कि देश में आपकी लोकसभा काम करेगी, वैसे आपके राज्य में विधानसभा भी काम करती है। कहने का मतलब अगर ये निम्न सदन हुआ लोकसभा, तो आपका ये उच्च हो गया राज्यसभा। अगर आपका विधानसभा निम्न सदन हुआ तो आपकी विधान परिषद भी क्या होगी? उच्च सदन हो जाएगा। समझ में आ रही बात को? तो ये आपके उच्च सदन और निम्न सदन हो जाते हैं। समझ में आई बात? क्यों कहा जाता है निम्न सदन उच्च सदन? इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अभी अगर हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं आगे, तो लोकसभा जो होती है, कहने का मतलब है कि लोकसभा जो है इसे हम लोग स्थायी सदन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी सदन। ठीक। और ये अस्थायी सदन होता है। ठीक। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हाल तुरंत चर्चा करते हैं। वैसे ही आपका यहाँ पर क्या होता है? ये भी क्या होता है? ये भी आपका अस्थायी सदन होता है। सॉरी, ये हम थोड़ा यहाँ पर गलत बता गए कि ये आपका अस्थायी सदन होता है। लोकसभा जो होती है वो अस्थायी सदन होता है। ठीक। और अगर हम और आगे की बात करें तो ये आपका स्थायी सदन होता है। ठीक। देखिए, अगर हम विधानसभा की बात करें तो ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन कहलाता है। और आपका उच्च सदन की बात करते हैं तो ये आपका स्थायी सदन होता है। आपकी जो विधान परिषद होती है ये स्थायी सदन होता है। समझ में आई बात? तो इतनी आपको बातें समझ में आ गई होंगी। क्यों किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो निम्न सदन क्यों कहलाता है या उच्च सदन क्यों, मतलब अस्थायी सदन क्यों कहलाता है? क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो आपके लोकसभा को भंग कर देता है। कहने का मतलब है कि लोकसभा जो होती है उसको भंग करने का काम राष्ट्रपति करता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल भी क्या होता है कि विधानसभा को भंग कर देता है। समझ में आ रही बात को? तो कहने का मतलब है कि जी भंग हो जाने की वजह से ही इन दोनों सदनों को निम्न सदन या अस्थायी सदन के रूप में हम जानते हैं। कहने का मतलब है कि राज्यसभा को राष्ट्रपति कभी भंग नहीं कर सकता, वैसे ही आपके राज्यपाल भी यहाँ विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। समझ में आई बात? लेकिन विधानसभा को भंग कर देता है, इसीलिए इसे निम्न सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। और राज्यपाल जो होता है वो विधान परिषद को कभी भंग नहीं कर सकता है, इसीलिए स्थायी सदन और उच्च सदन कहलाता है। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये भंग नहीं हो सकती है, लेकिन इनकी कार्रवाइयों को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति इसकी कार्रवाइयों को स्थगित कर सकता है, लेकिन क्या स्थगित कर सकता है, ना कि क्या करेगा? इसको भंग कर सकता है। समझ में आई बात? तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फिर इसके बाद में हम अगले टर्न पर आप लोगों से चर्चा करेंगे कि क्यों भंग हो जाती है, कैसे भंग होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से लोगों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।